बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में। आप सभी अपनी कक्षा को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और साथ ही में अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में अपवाह स्वरूप के बारे में जानेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई की ओर चलेंगे, जिसमें हम विज्ञान में मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे। और सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान का पाठ समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल का पाठ 3। इस पाठ का नाम है अपवाह स्वरूप। इस वीडियो में हम अपवाह स्वरूप क्या है उसके बारे में बात करेंगे और हम भारत की मुख्य नदियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपवाह का अर्थ क्या है। दोस्तों, अपवाह का अर्थ है जल प्रवाह। अगर आप भारत का भौतिक मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। और दोस्तों, फिर इन नदियों का जल कहाँ जाता है? इन नदियों का जल किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या खाड़ी में जाकर मिल जाता है। दोस्तों, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। दोस्तों, अपवाह द्रोणी को अंग्रेजी में बेसिन कहा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो हम उसे जल विभाजक कहते हैं। दोस्तों, भारत में सिंधु और गंगा नदी के बीच अरावली एक उच्च भूमि जल विभाजक का उदाहरण है। दोस्तों, किसी भी अपवाह तंत्र का विकास, अपवाह तंत्र को हम अंग्रेजी में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों पर निर्धारित होता है। भू आकृतियों के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये 2 वर्ग हैं हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन 2 विभाजनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमालय की नदियों से। दोस्तों, हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी और स्थायी होती हैं। इन नदियों में वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जो हिम जमे होते हैं उनके पिघलने से जलपूर्ति होती है। इन हिमालय की नदियों ने अपने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। दोस्तों, आपको भूगोल के पिछले पाठ से याद होगा कि हमने अपरदन के बारे में बात करी थी। अपरदन उसे कहते हैं जब धरती की ऊपरी परत हवा, पानी या किसी अन्य गतिविधि से एक जगह से हटकर दूसरी ओर चली जाती है। तो दोस्तों, ये हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं और सिल्ट, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थों का संवहन करती हैं। ये नदियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, अवसाद की मात्रा इनमें बढ़ती जाती है। इससे मध्य और निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होती है। इसके चलते ये नदियाँ कई भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, जिनके बारे में हम इस पाठ में बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। दोस्तों, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, जिनके अंदर वर्षा के जल से जलपूर्ति होती है। गर्मी के समय में या फिर शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती
तो यह बड़ी बड़ी नदियों का जलस्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं में निकलता है या फिर ये नदियाँ सूखी भी पड़ जाती हैं। दोस्तों, कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ पठारी भाग और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती हैं, लेकिन अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ छिछली और कम लंबी होती हैं। दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वारंध मुख बनते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में एस्चुरी कहा जाता है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि बहुत लंबी और गहरी होती हैं। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। दोस्तों, लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। यह पर्यटन के लिए एक आकर्षक केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान और गिलगिट से होते हुए ये नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान में है, ये नदी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जैसी नदियों से मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची के पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये तो बात हुई सिंधु नदी की। चलिए अब बात करते हैं हम गंगा नदी की। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, इस नदी की मुख्य धारा का नाम भागीरथी है, जिसकी उत्पत्ति हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होती है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी से भागीरथी का मिलाप होता है और अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं। दोस्तों, भारत में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती है और यहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली कई नदियां जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपना जल गंगा में ही उत्सर्जित करती हैं। फरक्का के पास आकर गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है। इसका पहला भाग हुगली गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और दूसरा भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी में आकर मिल जाती है। दोस्तों, इस संगम को मेघना कहा जाता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होती है। और कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति यहीं से होती है? जी हाँ, सिंधु नदी की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है और सिंधु नदी की ही तरह इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र भारत के बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समांतर प्रवाहित होकर नमचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के अक्षर U की तरह मोड़ बनाकर
अरुणाचल प्रदेश में बॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। लेकिन जब ये नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है और असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती हैं, तो इस नदी के जल और सिल्ट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण अपने प्रवाह के दौरान ये नदी अनेक द्वीपों का निर्माण करती है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है और जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर कर अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके चलते असम और बांग्लादेश में भारी जान माल में क्षति भी होती है। अन्य हिमालय नदियों की अपेक्षा में ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी का मार्ग बार बार परिवर्तित होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है और यही साथ साथ बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यमुना नदी की। दोस्तों, यमुना नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर तक फैली हुई। इतनी लंबी दूरी तय करते हुए ये नदी प्रयाग के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन आदि, जो इसके दाहिने तट से आकर मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं घाघरा नदी की। दोस्तों, यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के कर्नाली स्थित मापचा चोंगू हिमनद से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इस नदी को पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाली कहा जाता है और मैदानी क्षेत्र में घाघरा। दोस्तों, ये नदी नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। इस नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। अगली नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है गंडक। दोस्तों, यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। चलिए अब अगली नदी की बात करते हैं, जो कि है कोसी नदी। दोस्तों, गंडक नदी की तरह यह नदी भी महान हिमालय के गोसाईथान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों, यह नदी बिहार में स्थित कुर्सेला, जो कि सहरसा जिले में है, वहां गंगा से जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 230 किलोमीटर है। अपने उद्गम स्थल के पास कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकॉल पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी बनाती है। खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी कई विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की अधिकांश सहायक नदियां छोटी छोटी हैं, जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। दोस्तों, यह नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अगली नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है तापी नदी। दोस्तों, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित
सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी की ही तरह तापी नदी भी भ्रंश घाटी से निकलकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए अब बात करते हैं महानदी के बारे में। दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय नदी भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से होकर ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। चलिए अब बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। दोस्तों, ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इस नदी का 50% अफवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुआ। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगली नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर से निकट इसका स्रोत है, जहां से प्रवाहित होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अफवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा है। आखिरी नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कावेरी नदी। दोस्तों, कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से हुई। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी आदि जैसी नदियां हैं। कावेरी नदी अंत में तमिलनाडु में स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। जाने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने जाना कि अफवाह का क्या अर्थ है, हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा करी, हमने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी चर्चा करी और हमने देखा कि भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक में से पाठ 3 अपवाह स्वरूप जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जलाशय क्या होते हैं, झीलों के प्रकार क्या होते हैं, नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम जानेंगे कि राष्ट्रीय जल संग्रहण क्या है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है अपवाह स्वरूप के भाग 1 का डेली टेस्ट। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। अपवाह का अर्थ क्या है? स्थिर जल, झरना, जल प्रवाह या जल संरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, अपवाह द्रोणी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बेसिन, उच्चभूमि, धरातल या जल विभाजक। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदियां मौसमी नदियां कहलाती हैं? हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ए और बी दोनों
या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा डैश का निर्माण होता है? डेल्टा, गोकुल झील, ज्वारंद मुख, ए और सी दोनों। दोस्तों, इस खाली स्थान को भरिए। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, शांगपो, शांगची या फिर माधुरी? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में और साथ में ही हम जानेंगे दृष्टि दोष को। अब मानव नेत्र की बात करने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। अब आपने जो इससे पहले वाला अध्याय था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, वहां पर एक बात जानी थी कि किसी भी चीज पर जब रोशनी पड़ती है या प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है और इसी कारण हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण जो होती है वो हमारी आंखों तक आती है। अब सवाल ये है कि जो हमारे नेत्र होते हैं वो इतने खास क्यों होते हैं? आखिर उन्हें पता कैसे चल जाता है? वो किसी चीज को देख कैसे सकते हैं? हमारे हाथ, पैर या फिर कोई और अंग तो चीजों को नहीं देख सकता, तो आंखों में कोई तो खास बात होगी जिससे वो चीजों को देख सकते हैं। दरअसल हमारी आंखें जो हैं वो हमें प्रकाश को देखने योग्य बनाता है और यही कारण है कि हम आंखों से चीजों को देख सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो कलर है पीला। अगर कहीं पर पीला कलर हो तो वो हमें बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी दिख जाता है। तो चलिए अब आंख को समझना है कि वो चीजों को कैसे देख सकता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आंख को। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमें जिन चीजों के बारे में पढ़ना है
वो है क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारी आंखों में लगा होता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब हमारे दृष्टिपटल पर बनती है। उसके अलावा हम बात करेंगे पुतली की, साथ में हम बात करेंगे परितारिका और स्वक्ष्मंडल की, और उसके बाद हम बात करेंगे दृष्टिपटल की, जहां पर बिंब का प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर जो हमारा स्वक्ष्मंडल है वो क्या होता है। दरअसल प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को स्वक्ष्मंडल कहते हैं। अब एक झिल्ली जो हमारी आंखों के सबसे बाहर दिखती है आपको, जिसे आप टच भी कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्वक्ष्मंडल। इससे होते हुए ही जितने भी प्रकाश होते हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। तो हमारी आंखों पे रोशनी सबसे पहले स्वक्ष्मंडल पर पड़ती है। अब इसके बाद बात आती है परितारिका और पुतली की। परितारिका एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंख पे जो पुतली बनी हुई है, जो अंदर काले रंग का गोला दिख रहा है, उसी को पुतली कहते हैं। इसका आकार बदलता है, और इसका आकार जो बदलता है वो बदलता है परितारिका की वजह से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि परितारिका होगा ये बाहर वाला, और जो पुतली होगी वो होगा अंदर का काला हिस्सा। अब इसकी जरूरत क्या है, चलिए इसे समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे कमरे में होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो बहुत अधिक रोशनी की वजह से हम किसी चीज को अच्छे से नहीं देख सकते। तो इसलिए उस टाइम पे जो हमारी परितारिका होती है वो पुतली का आकार कम कर देती है। अब क्योंकि पुतली, ऐसा समझ लीजिए कि आंखों में एक होल होता है जिससे जो रोशनी है वो अंदर आ सके। अगर उस होल को छोटा कर दिया जाएगा तो आंखों में कम रोशनी जाएगी, और उससे अगर किसी जगह पर बहुत ही ज्यादा रोशनी है तो भी हम चीजों को आसानी से देख सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि कोई कमरा बहुत ही ज्यादा अंधेरे में होगा, तो वहां पर क्या होगा कि परितारिका का आकार बड़ा हो जाएगा, तो उससे पुतली का आकार भी बड़ा हो जाएगा, और क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच पाएगी और हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या होगा, आपको सारी चीजें काली काली दिखेंगी, है ना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परंतु फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेंगी। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब घर में रोशनी थी तो हमारी पुतली का आकार छोटा था। अब अचानक से जब लाइट चली गई तो पुतली का आकार तो अभी भी छोटा है और उसमें कम रोशनी आ रही है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु थोड़े समय बाद परितारिका के कारण पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, तो हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आई होगी कि जो परितारिका से पुतली का आकार बदलता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और यही कारण है कि हमें अचानक से ही चीजें दिखाई नहीं देती, उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। अब चलिए एक सवाल देखते हैं जो बड़ा मजेदार है। आप पायलट को तो जानते ही होंगे, ये पहले के जमाने में लूटपाट किया करते थे और ये शिप पे रहा करते थे। अब ये जानने वाली बात नहीं है, बात ये है कि जितने भी पायलट होते थे वो ज्यादातर अपनी आंखों पर एक आई पैच लगाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक काले रंग का पर्दा उनकी एक आंख पे लगा होता था। तो क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था? दरअसल बचपन में मुझे लगता था कि जो ये पायलट होते हैं वो अपने आप को डरावना दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु इसका कारण बहुत ही अनोखा है। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक पायलट की जो शिप यानी कि जो नाव होती है वो किस तरीके की होती है। दरअसल जो नाव होती है उस पे ऊपर की तरफ तो बहुत रोशनी होती है क्योंकि सूरज की वजह से बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है, परंतु जब हम अंदर जाते हैं तो नाव के अंदर बहुत कम रोशनी होती है। इसका कारण ये है कि पहले के ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी और हम बड़ी आग नहीं जला सकते क्योंकि जो हमारी शिप होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। अगर हम कोई बड़ी आग जलाएंगे तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है और ऐसा हो सकता था कि शिप में आग लग जाए। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ही कम रोशनी हुआ करती थी, मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती थी। अब ऐसे में मान लीजिए कि अचानक से कोई खराबी आती है या फिर कोई अटैक हो जाता है और जो हमारा कैप्टन है यानी कि जो पायलट है उसे शिप के नीचे जाना पड़ता है, तो वहां पे क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा रोशनी से अचानक से अंधेरे में आ जाएगा, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वो क्या करते थे कि अपनी एक आंख पर पट्टी लगा लेते थे
तो जब वो नीचे जाते थे तो उस पट्टी को हटा देते थे और उन्हें नीचे जाते ही सब कुछ दिखाई देने लग जाता था, क्योंकि जिस आंख पे पट्टी लगी रहती थी उसकी पुतली का आकार पहले से बड़ा होता था। तो ये कारण था कि जो एक पायलट होता है वो अपनी एक आंख पर आई पैच लगा के रखता था। चलिए अब जानते हैं समंजन क्षमता के बारे में। अब ये भी बड़ी अनोखी बात है, इसका मतलब क्या है पहले वो जान लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी लेंस होती है, जो हमारी आंखों में लगी होती है, उसका जो फोकस दूरी होता है उसको बदला जा सकता है। तो आखिर इस फोकस दूरी को बदलने की जरूरत क्या है? हम जानते हैं, हमने इससे पहले वाले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो लेंस होता है वो क्या करता है, एक बिंब का प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम बिंब की दूरी को बदलें तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदलती रहती है। परंतु अगर हम आंख की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि कोई चीज बहुत पास में हो तो उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है दृष्टिपटल पे, परंतु अगर कोई बिंब बहुत दूर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी हमें बनाना है दृष्टिपटल पे। अब यहाँ पर बिंब की दूरी को तो नहीं बदला जा सकता, और अगर बिंब की दूरी बदलती है तो जो दृष्टिपटल है हर बार उस पे इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारा लेंस है उसकी फोकस दूरी को बदलना पड़ेगा, जिससे पास की बिंब हो या दूर की बिंब हो, दोनों का ही जो प्रतिबिंब बने वो दृष्टिपटल पे बने। और यही कारण है कि जो हमारी अभिनेत्री लेंस होती है उसमें ये क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को बदल सके। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा होता कैसे है। अगर मान लीजिए कोई चीज पास में रखी है तो जो हमारी पक्षमाभी पेशियां होती हैं, ये हमारी जो लेंस है उससे जुड़ी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। तो इनके सिकुड़ने से क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। अब आप जानते हैं कि एक लेंस को बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हम सबसे पास में रखी हुई वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा चीज कोई पास में लाई जाए तो हमें एक तो दिखाई नहीं देगी, धुंधली सी दिखेगी, और हमारी आंखों में दर्द भी होगा। उसके बाद बात करते हैं कि दूर की चीजों को कैसे देखते हैं। तो अगर कोई वस्तु दूर में रखी हुई है तो हमारी पक्षमाभी पेशियां जो हमारी लेंस से जुड़ी होती हैं वो क्या करेंगी, वो शिथिल हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, जो हमारा लेंस होगा वो पतला हो जाएगा। अब पतले होने पे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और उसकी फोकस दूरी बढ़ने से जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से हमारे दृष्टिपटल पे बन जाएगा। अब दूर देखने की कोई भी लिमिट नहीं है, हम अनंत तक देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो तारे हैं वो हमसे बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, परंतु हम फिर भी उन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो दूर हैं, परंतु दिखाई दे जाते हैं। चलिए अब समझते हैं दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष क्या होता है? दरअसल ये तब होता है जब हमारी लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को अच्छे से नहीं बदल सकती, या फिर हमारी आंखों का आकार बड़ा या छोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बिंब की इमेज है वो दृष्टिपटल पे नहीं बन पाती। चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। पास की चीजों का बिंब तो हमारे दृष्टिपटल पे बन जाता है, परंतु कोई चीज अगर दूर रखी हो तो उसका बिंब दृष्टिपटल से पहले बन जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या है कि एक ठीक आई जो है वो इस तरीके से इमेज बनाती है। तो यहाँ पर हमारा जो बिंब है उसका इमेज दृष्टिपटल पे बन रहा है, परंतु अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वहां पर क्या होगा कि जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल से पहले बनेगा। और अगर हम यहाँ पर उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाएं तो उससे क्या होगा कि फिर से जो प्रतिबिंब है वो हमारा दृष्टिपटल पे बन जाएगा और व्यक्ति जो होगा वो चीजों को फिर से देख सकता है। दूसरे तरह का जो दोष है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं परंतु पास की चीजें जो होती हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल से पीछे बनने लगता है। तो यहाँ पर भी हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, अगर कोई आई ठीक है तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, परंतु अगर उसमें दोष है
यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में तो क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल से पीछे बनने लगेगा, और अगर हम उचित क्षमता का लेंस इस्तेमाल करेंगे तो वापस से जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर बनने लगेगा और हम चीजों को देख पाएंगे। अगला जो दोष है उसका नाम है जरा दूरदृष्टिता। ये कुछ भी नहीं है, इसमें जो पहले के दोनों दोष थे वो दोनों ही होते हैं। तो हम ना तो दूर की चीजों को ठीक से देख सकते हैं और ना ही पास की चीजों को। तो इसमें क्या होता है, हम दो अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास की चीजों को देखने के लिए नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है और दूर की चीजों को देखने के लिए ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है। अब ये दोष किस तरीके से होते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इसमें हमने जाना मानव नेत्र के बारे में और साथ में हमने दृष्टि दोष के बारे में जाना। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर, जिससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टि दोष की, तो आपको ये भी पढ़कर आना है जिससे आपको अगली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्विज 1। पहला प्रश्न, कौन सा रंग मानव नेत्र को सबसे अधिक आकर्षित करता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग एंड ऑप्शन डी पीला रंग। दूसरा प्रश्न, मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर करती है? ऑप्शन ए स्वच्छ मंडल, ऑप्शन बी दृष्टि पटल, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी परितारिका। तीसरा प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समंजन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी फोकस करने की शक्ति, ऑप्शन डी विक्षेपण। चौथा प्रश्न, कौन सी पेशियां अभिनेत्र लेंस के आकार को बदलती हैं? ऑप्शन ए स्वच्छ मंडल, ऑप्शन बी पश्चिमाभि पेशियां, ऑप्शन डी पुतली, ऑप्शन डी परितारिका। पांचवा प्रश्न, जरा दूरदृष्टिता को डैश लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। सही उत्तर पहले प्रश्न का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी और पांचवें प्रश्न का उत्तर है सी। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास का पाठ 2। इस पाठ का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है और हम रूस की क्रांति पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इससे एक ओर आर्थिक प्रगति हुई तो दूसरी ओर समाज दो भागों में यानी कि 2 वर्गों में बंट गया, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। दोस्तों, पूंजीपतियों ने अपने हाथों में पूंजी और मुनाफे का केंद्रीकरण कर लिया और श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो गई। समाज में कुछ नए चिंतक ऐसे थे जो इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। उनका मानना था कि नागरिक और कानूनी समानता से भी अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक और आर्थिक समानता, और इसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। दोस्तों, ये चिंतक समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट कहलाते थे। दोस्तों, ये सोशलिस्ट ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते थे जिसमें उत्पादन के साधनों और पूंजी पर राज्य का नियंत्रण हो। उत्पादन निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए हो। इनकी विचारधारा के अंतर्गत पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण का भी विरोध किया गया और वर्गहीन समाज की स्थापना की शुरुआत की गई।
दोस्तों, समाजवादी आंदोलन और विचारधारा दो भागों में विभक्त है। पहला है आरंभिक समाजवाद और दूसरा है साम्यवाद। दोस्तों, आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी यानी कि यूटोपियन समाजवादी कहे गए। वे उच्च और अव्यावहारिक आदर्श से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय की बात करते थे। दूसरे प्रकार के चिंतक साम्यवादी कहलाए गए। वो वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात करते थे। दोस्तों, पहले यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे। उनका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो और समाज के गरीब तबकों की स्थिति में भी सुधार लाया जा सके। दोस्तों, साम्यवाद के बड़े चेहरे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोग थे, जो कि वर्ग संघर्ष पर दबाव देते थे। दोस्तों, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कारखानेदारी व्यवस्था का उदय और विकास हुआ, जिसमें श्रमिकों का शोषण किया जाता था। इसे रोकने के लिए ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यू लोनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाने और मजदूरों के आवास की व्यवस्था की। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की भी व्यवस्था थी। साथ ही साथ श्रमिकों की शिक्षा, चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई थी। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर वृद्धावस्था बीमा योजना भी लागू की गई थी। दोस्तों, ओवन का मानना था कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। दोस्तों, साम्यवाद के एक बड़े चिंतक थे कार्ल मार्क्स। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स का बहुत ही अहम योगदान रहा है। दोस्तों, मार्क्स अपने विवाह के बाद पेरिस गए, जहां पर उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। एंगल्स के विचारों से प्रभावित होकर मार्क्स भी श्रमिकों की स्थिति पर चिंतन करने लगे। दोस्तों, मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। मार्क्स ने पूंजीवादी द्वारा श्रमिकों के हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, मार्क्स ने लिखा कि श्रमिकों को अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है। उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। दुनिया के श्रमिकों एक हो। दोस्तों, मार्क्स की किताब दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। दोस्तों, मार्क्सवादी दर्शन को साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म कहा जाता है। दोस्तों, कम्युनिज्म के अनुसार मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल का इतिहास है। इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों में चली आ रही निरंतर संघर्ष की कहानी है। मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग से समाजवादी युग तक के इतिहास को 5 चरणों में विभक्त किया है। ये चरण हैं आदिम साम्यवाद युग, दासता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। मार्क्स का मानना था कि इतिहास का छठा चरण यानी कि समाजवादी युग आने वाला था, जिसमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और वर्ग संघर्ष नहीं होगा। दोस्तों, रूस ऐसा पहला देश था
जहां पर समाजवादी शासन स्थापित हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं रूस की क्रांति की। दोस्तों, रूस में 2 क्रांतियां हुई थी। पहली क्रांति 1905 में हुई थी और दूसरी क्रांति 1917 में। 1905 में रूस की जनता ने अत्याचारी ज़ारशाही को समाप्त करने का प्रयास तो किया, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। दोस्तों, रूसी सम्राट को ज़ार बोलते थे और इसका शासन 1905 के क्रांति के बाद भी चलता रहा। दोस्तों, इसी तरह 1917 में भी 2 क्रांतियां हुई, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 1917 की फरवरी में मजदूरों ने पेट्रोग्राड में एक विशाल जुलूस निकाला। वे रोटी देने, युद्ध बंद करने और निरंकुश शासन समाप्त करने की मांग कर रहे थे। ज़ार ने सैनिकों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाध्य होकर सरकार ने सैनिकों के हथियार ले लिए, जिसके कारण सेना ने भी विद्रोह कर दिया। दोस्तों, सारी स्थिति को अनियंत्रित होते देख बाध्य होकर ज़ार निकोलस द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी। ज़ार और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ रूस में रोमानोव वंश का निरंकुश शासन समाप्त हुआ। दोस्तों, उदारवादी राजकुमार जॉर्ज ल्यूवोव के नेतृत्व में एक बुर्जुआ सरकार का गठन किया गया था, लेकिन ये सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। इसलिए केरेंस्की के अधीन एक नई सरकार का गठन किया गया। दोस्तों, इस सरकार में मेंशविक और उदार समाजवादियों का प्रभाव था। दोस्तों, मेंशविक वो समुदाय था जो संवैधानिक रूप से देश में राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे और मध्य वर्गीय क्रांति के समर्थक थे। इस सरकार ने भी जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। इस सरकार ने जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार की स्थापना के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। इसने युद्ध भी जारी रखा। इन्हीं परिस्थितियों के दौरान लेनिन स्विट्जरलैंड से वापस रूस आए। रूस की स्थिति देखकर वह बहुत ही निराश हुए और उन्होंने कहा कि रूस की क्रांति पूरी नहीं हुई है। इसी के साथ साथ उन्होंने बोल्शेविक दल का नेतृत्व करना शुरू किया। दोस्तों, बोल्शेविक वह समुदाय था जो मेंशविक की विचारधारा से सहमत नहीं था और क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसमें मजदूरों की विशेष भूमिका हो। दोस्तों, अप्रैल थीसिस में बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट किए, जो कि थे भूमि, शांति और रोटी की व्यवस्था करना। लेनिन ने अपने सहयोगी ट्रॉट्स्की की सहायता से मजदूरों को एकजुट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, लेनिन और ट्रॉट्स्की दोनों ही केरेंस्की की सरकार को बलपूर्वक हटाना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी रहे। बोल्शेविकों ने सरकारी भवनों पर सेना और जनता की सहायता से अधिकार कर लिया और केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस तरह एक महान क्रांति हुई। लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ और रूस के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या सीखा। हमने समाजवाद और साम्यवाद पर चर्चा की और हमने रूस की क्रांति के बारे में भी बहुत सी बातें जानी। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक इतिहास
में से पाठ 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति जरूर पढ़िए। अगले वीडियो में हम रूस की क्रांति के कारण जानेंगे, लेनिन और रूस का नव निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे और नई आर्थिक नीति के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है पाठ समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति के भाग 1 का डेली टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, समाजवादी मानते थे कि कानूनी समानता से भी अधिक डैश समानता है। आर्थिक, सामाजिक, ऊपर लिखित दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, समाजवादियों के अनुसार उत्पादन किसके लिए होना चाहिए? निजी लाभ के लिए, राजनेताओं के लाभ के लिए, पूंजीवादियों के लिए या समस्त समाज के लाभ के लिए? आपका अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के बाद की समाजवादी विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? आरंभिक समाजवाद, साम्यवाद, आदर्शवादी समाजवाद या इनमें से कोई नहीं? आपका अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किस साल में प्रकाशित हुई थी? 1867, 1877, 1880 या 1890? आपका अगला प्रश्न है, रूस में सबसे पहली क्रांति किस साल में हुई थी? 1900, 1902, 1903 या 1905? चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।